स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। आप जैसा मेरे साथ में जो बैठे हैं उनको देख पा रहे हैं। उससे पहले मैं इनसे बातचीत करने से पहले सभी को नमस्कार, जय श्री राम, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। आज हम ये हमारे प्रतापगढ़ जिले के और गरीब गरीब परिवार के घर से निकल कर के आप देख रहे हैं 2 स्टार कंधे पे लगे हुए और मैं साथ में बैठा हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं भी जोश और जुनून वाली फीलिंग आ रही है। तो इनके लिए मैं 2 लाइनें आपको बोलना चाहूँगा कि सफ़र की हद है, वहाँ तक कि कुछ निशान रहे। सफ़र की हद है कि वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। तो वैसा ही इनके जीवन का कुछ संघर्ष है। तो इनसे बातचीत करेंगे। आप देवीलाल जी मीणा हैं और हम जिस गाँव में बैठे हैं वो गाँव का नाम उठेल है, वहीं आप रहते हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं इनसे। सर नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ तक पहुँचे जी। उसके लिए काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। सबसे पहले तो सर एक किस किस परिवार से पले-बड़े, कैसे घर से निकले, क्या स्ट्रगल रहा, उसके बारे में थोड़ा-सा पारिवारिक बैकग्राउंड बताएँ? मेरी पारिवारिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर रही। मेरे मम्मी-पापा पहले मज़दूरी करते थे, हुँ, अभी खेती-बाड़ी करते हैं। मैं 2013 में कांस्टेबल लग गया। हुँ। उसके बाद स्थिति थोड़ी ठीक हुई, अभी वो मज़दूरी करते हैं। मेरी पारिवारिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर रही है। तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई आपकी? मेरी प्राथमिक शिक्षा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ऊंठेल से हुई है। हाँ, हाँ। वो मेरे गाँव में है। हाँ, हाँ। उसके बाद मेरी 8वीं करने के बाद मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दलोट में गया था। अच्छा, तो आपसे पहले परिवार में कोई पढ़ा-लिखा है क्या? नहीं, मेरे परिवार में इतना कोई पढ़ा-लिखा नहीं है। मेरे पापा 8वीं तक पढ़े-लिखे हैं। हाँ, हाँ। इसके अलावा मेरे परिवार में मेरे से ज़्यादा कोई पढ़ा-लिखा नहीं है। हाँ, हाँ। इस क्षेत्र में आस-पास में आपके अलावा कोई है क्या पुलिस विभाग में एज़ आप जैसे पद पर? मेरे आस-पास ही नहीं, पूरे जिले में एसटी का कोई सब इंस्पेक्टर नहीं है। डायरेक्ट सीधी भर्ती से मैं पूरे जिले का पहला सब इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, तो आप जब पढ़ाई कर रहे थे तभी ऐसे कौन-सा मोमेंट है यार किस व्यक्ति से आप इंस्पायर हुए तो आपने पुलिस विभाग को चुना? उसके पुलिस विभाग को चुनने के कारण क्या? पुलिस विभाग को चुनने का कारण ये था कि स्टार्ट में मैं पुलिस में भर्ती हुआ तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे कोई भी जॉब चाहिए थी, क्योंकि मेरी स्थिति पारिवारिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। उस समय मुझे सख्त ज़रूरत थी कि कोई न कोई जॉब मिल जाए। हाँ, हाँ। तो जैसे बीएड की और बीएड करने के बाद मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। तो जैसा कि आपने बताया कि मैंने बीएड करा और बीएड करने के बाद आपने बोला कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था। तो फिर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे क्योंकि घर की स्थिति वैसी थी समझ सकते हैं हम। तो फिर आप जॉब कब लगे? पहली जॉब को कौन-सी आपने करी और फिर उसके बाद कौन-कौन सी जॉब लगे? सबसे पहले मैं 2012 में बीएड कर ली थी। 12 में जैसे बीएड का रिजल्ट आया उस समय मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते समय कांस्टेबल भर्ती आ गई थी 2013 में। 2013 में मैंने अप्लाई किया, उसमें मेरा चयन हो गया। फिर मेरा इस बीच में मैं 5-6 साल तैयारी करता रहा। इस बीच में वीडियो की वैकेंसी आई, उसमें मेरा चयन हो जाता है। उसके बाद फिर उसी टाइम थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आ जाती है 2018 में। तो वीडियो आपने जॉइन नहीं करा? वीडियो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। उस समय टीचर में हो रहा था, मुझे फाइनल पता था कि मेरा टीचर में हो रहा है। दोनों लेवल से हो गया था, हिंदी और सामाजिक। फिर मैंने हिंदी से ज्वाइन कर लिया था। तो कितने टाइम नौकरी करी? कांस्टेबल की मैंने 6 साल नौकरी की, टीचर की मैंने 3 साल नौकरी की और टीचर में मैंने जैसे कई बार टीचर कहते हैं कि टाइम से ये वो, बाकी मैं आधा घंटा पहले चला जाता था और मेरा टीचर के टाइम में मैं संडे को भी स्कूल खोलता था। अच्छा आप टीचर थे तब संडे को भी स्कूल हाँ, खोलते थे? 1-2 घंटे के लिए मैं संडे को भी स्कूल में जाता था और बच्चों को पढ़ाता था कि यहाँ रह के क्या करेंगे, फ्री बैठे हुए हैं। तो बच्चों को संडे के दिन भी मैं पढ़ाता था। वैसे अपने यहाँ के सभी शिक्षक डेडिकेट हैं, समर्पित भाव से काम करते हैं, लेकिन कहीं-कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कुछ लापरवाही बरतते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए ये है कि उनको एक्स्ट्रा क्लास लेने लेट का तो कोई संभावना नहीं बननी चाहिए। उनको 1 घंटा या आधा घंटा पहले जाना चाहिए, या कोई अगर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा नज़दीक या कोई ऐसे बच्चे ज़्यादा कमज़ोर है तो उनको एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहिए। अच्छा। फिर शिक्षा विभाग जो कि बहुत ही वो भी अच्छा रेपुटेड पद है, तो फिर एसआई ही बनना चाहिए, ऐसा क्यों आपने चुना? मैंने ऐसा इसलिए सुना कि टीचर में सेवा का क्षेत्र सीमित है। हाँ, एक हाँ। विद्यालय को या कुछ 1-2 गाँव के बच्चों को सुधार पाऊँगा। हाँ, अगर एसआई पे अगर मैं जाता हूँ तो इसमें काफ़ी क्षेत्र बढ़ जाता है, सेवा का क्षेत्र बढ़ जाता है। मैं काफ़ी लोगों को युवाओं को प्रोत्साहित करूँगा और सेवा का मौका मेरा बढ़ जाएगा, सेवा का क्षेत्र काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा कि परिवार की पूरी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर ही है और नौकरी लग गए तो और कई
तो नौकरी में रहते हुए आपने इसकी तैयारी कैसे करी? नौकरी में रहते हुए मैंने जैसे ड्यूटी पे जहाँ भी ड्यूटी थी, जैसे ड्यूटी से फ्री हो गया, जब भी मुझे टाइम मिलता था, हुँ, हुँ। चाहे 2 दिन में हो, रात में हो, मैं टाइम निकाल के पढ़ता था। जितना भी टाइम मिलता था, उस टाइम को मैं निकाल देता। कहीं इधर-उधर जाना-वाना और सोशल मीडिया पे, इन चीज़ों पे कम ध्यान देता था और जब भी टाइम मिलता था, भले वो 5 मिनट का हो, आधे घंटे का, जब भी मिलता था, मैं उसका यूज़ कर लेता था। तो कितने घंटे आपने पढ़ाई करी? कुछ ऐसा टारगेट फिक्स करा था क्या? टारगेट कोई फिक्स था कोई नहीं था मेरा, कभी 2 घंटे, 3 घंटे, जब भी टाइम मिलता था, मैं पढ़ लेता। 5 कम से कम दिन के 6-7 घंटे तो निकाल लेता था मैं। शादी हो गई थी क्या अभी? मेरा जो कुछ भी हुआ, जो भी सेवाएँ रही मेरी, वो शादी के बाद ही रही। मेरी शादी बहुत पहले हो गई थी। अच्छा। कौन-सी क्लास में थे, पढ़ते थे? मैं सेकंड ईयर में था, उस समय मेरी शादी हो गई थी। कई लोग कहते हैं कि शादी होने के बाद पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि एक घर नहीं फिर 2 घरों की ज़िम्मेदारी होती है और क्योंकि अपन इस आदिवासी अंचल में रहते हैं और यहाँ पे नौत और हर प्रकार के बहुत सारी सामाजिक रीति-रिवाज होते हैं। तो उन सब में आपने भागीदारी निभाते हुए करा या फिर उनसे कैसे क्या आपने कैसे मैनेज किया? देखो, कोई जिसमें मेरा जाना ज़रूरी नहीं था, हुँ, उनको मैंने अवॉइड भी किया। जहाँ मेरा ज़रूरी था, वहाँ जाता था। बाकी मैं इन चीज़ों से शादी-ब्याह, मौसम है, इन चीज़ों से मैं दूर रहता था। अच्छा। हुँ, सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दिया मैंने। तो आपने जैसे अभी जैसे ही आपने एसआई की परीक्षा का दिया सब इंस्पेक्टर का और रिजल्ट भी आया, तो रिजल्ट आने के बाद फिर क्या प्रोसेस रहते हैं उसमें और क्या-क्या आपने तैयारी करी? सबसे पहले इसका रिटन एग्ज़ाम होता है। हुँ, उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद इसका फिज़िकल होता है। हुँ, फिज़िकल के बाद फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद इसका मेडिकल होता है। हुँ। उसके बाद फाइनल चयन हो जाता है इसमें। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आया क्योंकि वैसे तो आप जॉब में थे ही सही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पद है। उसके बाद में जैसे आपका रिजल्ट आया और फिर घर पे भी पता चला होगा मैडम और मम्मी-पापा वगैरह, तो आपको भी कैसा लगा और घर वालों को कैसा लगा? उस दिन जिस दिन रिज़ल्ट आया था, फाइनल चयन हुआ था, उस दिन न सिर्फ़ मेरे परिवार में और ना मुझे खुशी थी, हुँ, पूरे ज़िले में खुशी थी। उस दिन पूरे दिन काफ़ी फ़ोन आए, हुँ, अच्छे-अच्छे लोगों के फ़ोन आए हुँ। और मम्मी-पापा काफ़ी खुश थे, गाँव के लोग भी काफ़ी खुश थे। वो मेरी नहीं, पूरे ज़िले की और पूरे परिवार की खुशी है। अच्छा। हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से और आपसे कहीं न कहीं अपन एक-दूसरे से टच ही है। आप सोशल मीडिया पे बहुत जब भी आपको समय मिलता है, कुछ न कुछ मोटिवेशन चीज़ें डालते हैं और इस आदिवासी अंचल के लोगों को शिक्षा के प्रति और किसी भी प्रकार के सामाजिक जो कुसंगतियाँ हैं, उनको मिटाने के लिए आप अपडेट रहते हैं, बार-बार मैसेज डालते रहते हैं। तो इसके पीछे आप क्या मतलब आपका क्या उद्देश्य है इस क्षेत्र को लेकर के? इस क्षेत्र को लेके ये है कि मेरी जॉब ही ऐसी है, मैं लोगों से और युवाओं से बहुत कम रूबरू प्रत्यक्ष रूप से हो पाता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से अगर सोशल मीडिया, क्योंकि मैं अगर रूबरू होऊँगा तो कुछ गाँव के या कुछ युवाओं से मिल पाऊँगा। अगर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखा तो उससे काफ़ी लोग मेरे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे देखते हैं कि उसके माध्यम से मैं काफ़ी लोगों को प्रेरित कर देता हूँ। इसलिए मैं सोशल मीडिया का कुछ ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो कई लोग कहते हैं कि पुलिस का जो महकमा है, पुलिस की जो नौकरी है, एक बहुत सारी ज़िम्मेदारियों से भरी और इसमें बहुत ज़्यादा व्यस्तताएँ रहती, समय नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? कब समय निकालते हैं और कैसे क्या करते हैं? जब भी मैं ड्यूटी में गाड़ी में रहता हूँ या फिर नाइट को जब भी फ्री हो जाता हूँ, उस समय में टाइम निकाल के 1-2 घंटा लेट सोता हूँ। हुँ, हुँ। कैसे भी करके मैं मैनेज करके युवाओं के लिए या जो समाज कुरीतियाँ हैं, हुँ, हुँ। क्या दिक्कतें आ रही है, बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इनके लिए मैं काफ़ी कुछ करता रहता हूँ। समय निकालना पड़ता है मुझे अलग से, या तो मैं ड्यूटी पे रहता हुआ कभी गाड़ी में जा रहा हूँ, उस हुँ। समय कर लेता हूँ, या नाइट को कर लेता हूँ। जब सोता हूँ तो 1-2 घंटे कर लेता हूँ इसके लिए मैं काफ़ी। कई हमने कुछ समय पहले देखा आपका जन्मदिन था, तो आपने स्कूल में जाकर के या फिर प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए पेड़-पौधे लगाए, तो उसके लिए क्या मैसेज आपका था? मेरा मैसेज ये है कि मैं शिक्षा, पर्यावरण और सुरक्षा के लिए काफ़ी कुछ करता हूँ। प्रकृति, हमारा समाज ही प्रकृति के लिए काफ़ी संघर्षरत रहा है, प्रकृति का रक्षक है और मुझे यही है कि मैं केक-वेक तो मैंने अभी तक कोई काटा नहीं, ना पार्टियों पे, जो भी कुछ वही करता हूँ, प्रकृति के लिए करते हैं। पेड़-पौधों के लिए काफ़ी मेरी इच्छा है, मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। अच्छा। क्योंकि एक केक-वेक काटना और एक पेड़ बड़ा कर देना, उससे काफ़ी बेनिफिट्स है, उससे कि कई जीव-जंतु हुँ, हुँ। उसका लंबा लाभ मिलता है। अच्छा। तो आप जैसे आजकल के कई युवा हैं इन सब चीज़ों में तो एक तरह से लीन होते जा रहे हैं। तो ऐसी कोई 3 चीज़ें आप अब हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी कोई 3 चीज़ें बताएँ कि इन चीज़ों को अवॉइड करके आगे बढ़ा जा सके? अवॉइड तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से इनको मोबाइल जो है ना, आज की एक तरह से देखा जाए ज़िंदगी की तबाह, युवा सबसे ज़्यादा अगर समय खर्च करता है, बर्बाद करता है तो वो य मोबाइल
के माध्यम से करता है। इसके बाद आज के वर्तमान अगर इस समय देखा जाए तो हमारे समाज या इस क्षेत्र के लोग युवा काफ़ी नशे की प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं। उनको इस नशे नहीं करना चाहिए, उनको पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए। और ये क्या बहाना बना लेते हैं कि पढ़ाई ये नहीं है, हमारे पास आर्थिक स्थिति सही नहीं, उनको मोबाइल और रिचार्ज करने के लिए पैसे मिल जाएँगे, वो कहेंगे कि हमारे पास किताबें नहीं है, ये सिर्फ़ बहाना बनाते हैं। हाँ, अगर कोई ठान ले तो उसको कोई भी इस दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक सके। एक चीज, जैसे अपन एक आदिवासी अंचल में रह रहे हैं, यहाँ की बुनियादी समस्या आपको क्या लगती है और उसको कैसे दूर कर सकते हैं अपन? यहाँ की बुनियादी शिक्षा मेन समस्या शिक्षा है, यहाँ शिक्षा की कमी है और शिक्षा है तो भी काफ़ी क्वालिटी वाली शिक्षा नहीं है यहाँ। वहाँ तक कोई है तो भी वो इतना नहीं कर पा रहा है। यहाँ वो सुविधा ही नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? इसके लिए ये है कि अभिभावकों को जागरूक होना पड़ेगा, जो नौकरी में है उनको युवाओं के लिए, अभिभावकों के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, और आप अपने लेवल पे जैसे प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आपके जैसे आपके कुछ साथी हैं उनको भी आप इसके लिए बोलते हैं? मेरे साथी या जो भी आसपास जो कर्मचारी या मेरे संपर्क में जो कर्मचारी, मैं उनको यही कहता हूँ कि अपने आसपास के एक भी बच्चा, वर्तमान में मेरा एक ही सपना है कि मेरे जिले या मेरे आसपास के मेरे समाज का या हर वर्ग का बच्चा इस समय एक भी शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए और अच्छी से शिक्षा पाए, आगे से आगे बढ़े। नौकरी लेना या नहीं लेना ये दूर की बात, बाकी अच्छा से अच्छा इंसान बने और वो बेहतरीन कार्य करे। तो आप क्या चाहेंगे, सिर्फ पुलिस विभाग में जाए, ऐसा कौन सा विभाग जो रहेगा कि अपने इस क्षेत्र को बेहतर बना सके? इस क्षेत्र को बेहतर क्षेत्र विभाग कोई जरूरी नहीं, आप किसी भी विभाग में रहो, हर विभाग वाला और हर कर्मचारी समाज के लिए, युवाओं के लिए बेहतर से बेहतर कार्य कर सकता है। वो किसी भी में रहे, कैसे कहाँ समय निकालना पड़ेगा उसके लिए काफी कुछ। अगर वो करना चाहता तो वो हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए बहुत कुछ कर सकता है। जैसा कि आ करके हमने बातचीत करी, आपने बताया कि मैं 4 दिन की छुट्टी पे आया था, तो 4 दिन में एक दिन मैंने एक टाइम बड़ी मुश्किल से घर पे आके खाना किया। सब तरफ आपको बुला रहे हैं, स्कूलों में बुला रहे हैं, कई ऐसे ऐसे फंक्शन, सामाजिक फंक्शन, उसमें बुला करके आपसे बातचीत करवा रहे हैं, तो कैसा लगता है और आप क्या मैसेज देते हैं वहाँ पे? मैं युवाओं को, हर वर्ग को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज मेरे पास ऐसा है तो वो मुझे बुला रहे हैं। अगर उसके पास ऐसा पद या कोई ऐसी सुविधा है तो उसको जाना भी चाहिए, उनको उस क्षेत्र का नॉलेज है तो वो बताना भी चाहिए। हाँ, एक चीज सर ये है कि अपने इस क्षेत्र में कोई आदमी नौकरी लग जाता है, तो सबसे पहले उसके परिवार वालों को और सब आसपास के जो जिन लोगों ने मदद करी होती, माँ बाप, पत्नी या रिश्तेदार, दोस्त वगैरह, उन सब से थोड़ा सा कटने लग जाता है। उनको थोड़ा सा मतलब यूं समझता है कि मुझे अब इनसे कोई लेना देना नहीं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और क्या आप इसके लिए आप अपने लिए अपनी तरफ से क्या करते हैं? मेरी तरफ से तो ये इन लोगों को जो सरकारी सेवा में है, उन लोगों को जो नहीं है, जो युवा इस तरीके से, उनके लिए काफ़ी कुछ करना चाहिए, चाहे वो किस तरीके से भी शारीरिक आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक हो, शिक्षा संबंधी किसी भी क्षेत्र में उनको योगदान करना चाहिए, आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और वो कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, सब आएंगे एक दूसरे को देख के, तो काफ़ी इस जिले का और इस क्षेत्र का विकास शिक्षा के मामले में काफ़ी कुछ हो जाएगा। आपके जीवन की ऐसी 3 चीजें जिनको आप बोल सकते हो कि अगर ये मैं नहीं करता तो आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचता? सबसे पहला प्राथमिकता मैं सबसे पहले अपने आप को ये मानता हूँ कि कोई भी काम उसको टाइम से करना चाहिए। सबसे पहले अगर इंसान को सफल होना तो उसके लाइफ में अनुशासन बहुत जरूरी है। और मेरी लाइफ में अपने आप में मैं काफी अनुशासित हूँ। मैं आज दिन तक कभी लेट वेट, कभी एब्सेंट भी नहीं रहा। मेरी ये काफी अच्छा रहा और लक्ष्य फिक्स कर लेना, उसके प्रति उसको समर्पित होना पड़ेगा। और मेरा सबसे युवाओं से भी आग्रह है और अन्य जो लोग हैं उनसे भी आग्रह है कि उनको नशे से दूर रहना चाहिए, हर प्रकार के नशे से उनको दूर रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज ये कि एक आप वर्दी में रहते हैं, गांव में आकर सब लोगों से मिलते हैं, किसको पहन के बच्चों के बीच में जाते हैं, तो जो बच्चों का एक नजरिया है पुलिस के प्रति, उसको आप कैसे क्लियर करते हैं? पुलिस के प्रति जो नजरिया है कि पुलिस से काफी लोग, ग्रामीण इलाके लोग डरते हैं। मैं इसीलिए वर्दी में आता हूँ और इन लोगों से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, काफी गले मिलता हूँ, उनको पास में बुलाता हूँ, पुलिस के बारे में बताता हूँ। काफी ठीक लगता है इससे, मतलब लोगों को। अच्छा, प्राथमिक लेवल की जो शिक्षा है अधिकतर वास्तव में, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे और आसपास में अपन देख ही रहे हैं, अभी मैं भी देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, बाकी शिक्षाओं में तो ठीक है, लेकिन 5वीं प्रारंभिक स्तर जो बच्चों का शिक्षा का, क्योंकि बच्चा प्रारंभिक स्तर से जो जैसा पढ़ेगा वैसा आगे बन पाएगा, तो इस प्राथमिक शिक्षा को सुधार करके आपका क्या कहना है? प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए पहली प्राथमिकता मैं इसी को दूंगा कि जो माता पिता हैं या जो बच्चे हैं, माता पिता को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें। अगर वो बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो भले कितना कमजोर हो, किसी भी स्थिति में हो, वो काफी आगे निकल जाएगा। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उसको, बच्चे को रेगुलर करना पड़ेगा। अंत में
आप हमारे चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के नहीं, क्योंकि आप अभी उदयपुर में तो पूरे संभाग बांसवाड़ा के आसपास पूरे राजस्थान के जो भी हमारे चैनल को देखते हैं, आप जैसे युवा जो कुछ बनना चाहते हैं, उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरी तरफ से तो यही है, एक लक्ष्य फिक्स कर लो, उसके प्रति समर्पित हो जाओ और नशे वशे से और सामाजिक कुरीतियों से दूर हो जाओ। अच्छा। अपना लक्ष्य है, आप जिस पोस्ट पे जाना चाहते हो वो उससे कोई नहीं रोक सकता है। आप आसानी से जा सकते हो और सभी युवा और समाज को मैं यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के प्रति आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। शिक्षा के लिए हर जो शिक्षित है उसको बहुत कुछ करना होगा। हाँ। अगर इंसान को कुछ बनना है या लाइफ में कुछ करना है तो शिक्षा के माध्यम से वो हर मुकाम पे जा सकता है। आखिर में एक और सवाल आपसे कि आप अभी इस पोस्ट पे हैं, फिर आप आगे और क्या आपने कुछ सपना देखा है? क्योंकि आप तो पढ़ने में और मेहनत करने में कहीं पीछे नहीं झुकते हैं, तो आपका और आगे का कुछ टारगेट? आगे का टारगेट ये है, जब भी मुझे समय मिल जाता है तो मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ हाँ। और पढ़ाई मेरी अभी जारी है। अच्छा। तो अभी वहां से आप वहां पोस्टेड हैं, तो वहां जैसे उदयपुर वगैरह में कुछ ऐसा लगता है कि मैं कुछ अलग कर पा रहा हूँ ऐसे लोगों के बीच में? मैं काफ़ी अलग हमेशा अलग करने की कोशिश करता हूँ, हर कार्य को बेहतर ढंग से करने की करता हूँ। जो कुछ है उसमें बेहतर ढंग से करने की करता हूँ, कोशिश करता हूँ और सामुदायिक पुलिस मुझे काफ़ी पसंद है। अच्छा। सामुदायिक जो पुलिस सबके लिए काम करने हाँ, वाली। सबके लिए काम करने वाली, सबसे मिलकर काम करने वाली वो पुलिसिंग मुझे काफ़ी पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो आज हमारे साथ में जो मौजूद थे, आप जैसा मैंने आपको बताया कि सब इंस्पेक्टर एसआई और जिसको थानेदार साहब भी बोलते हैं, एक थाना प्रभारी हमारे साथ में मौजूद हैं, देवीलाल जी मीणा साहब। इनसे बातचीत करी और काफ़ी बहुत अच्छी इन्होंने मोटिवेशनल चीज़ें बताई, इनके जीवन का संघर्ष इन्होंने बताया। और ऐसे ही हम आप लोगों को, जैसा आप देख पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये आज हमारे साथ में वर्दी में बैठे हैं। ऐसी स्थिति से, ऐसे पारिवारिक परिस्थिति से उठ करके, निकल करके, मेहनत करके आपके सामने ये बैठे हुए हैं। ऐसे ही लोगों से हम मिलते हैं, परिवार की कहानी को हम आप तक पहुंचाते हैं और उस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसी हम लोग उम्मीद करके इस मुहिम को चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के सज्जन कटारा सज्जन जी, आप जो काम कर रहे हैं वो इस क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इसका परिणाम आने वाले टाइम में बहुत बेहतर होगा। आप जो कर रहे हैं वो लगातार जारी रखिए और जो भी इस तरीके से युवा है जो बेहतर काम करते हैं उनसे आप संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपको बातचीत करते। शुक्रिया, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद आपके चैनल को। थैंक यू।